अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम शादो आबाद महकता हुआ हंसता हुआ रखे और अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को, ख्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं मेरी बात की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। सब्सक्राइब भी करिए जो लोग नए हैं प्लीज़, और जो सुन रहे हैं नए पुराने सब, तो लाइक भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए। भाई कमेंट्स पढ़ूँ मैं, आप लोगों की बातें जानूँ मैं भी, कुछ तो आप लोगों से किसी तरीके से तो आप लोगों से बातें करने का मौका मिले मुझे। तो आप लोग कमेंट्स लिखिए ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ, आपकी बातें मुझसे हो सकें, आप जो कहें मैं उसे सुनूँ और मैं आपकी बातों के जवाब दूँ। ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करिए ना। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है ज़ूद पशेमान। मंज़र इमाम साहब की कहानी है। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी हुआ करती हैं, सबक आमोज़ हुआ करती हैं और कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देती हैं। तो आज हम उनकी कहानी पढ़ते हैं। मैंने पहले भी इनकी कहानी अपलोड की हुई है। ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे कैंसर है। आपको कैंसर है? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो 35 और 40 के दरमियान की औरत थी। इंतहाई खूबसूरत और बाविकार, रोशन आँखें और दमकता हुआ चेहरा। और ऐसी आँखों और ऐसे चेहरे वाली को कैंसर किस तरह हो सकता है? ये आप क्या कह रही हैं? आपको कैंसर कैसे हो सकता है? और किसने कह दिया है कि आपको कैंसर है? ऐसा मैं कह रही हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। और आपको ये मानना होगा और मुझे बाकायदा दवाएं भी देनी होगी, चाहे मैं इन्हें खाऊं या उठाकर फेंक दूं। आप बाकायदा मेरा ट्रीटमेंट भी करना होगा आपको, और महीने में 3 बार आपके पास मैं आया करूंगी, हर विजिट की फ़ीस भी अदा करूंगी। खुदा की पनाह, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बात सिर्फ इतनी सी है डॉक्टर साहब कि मुझे कैंसर हरगिज़ नहीं है, लेकिन है। अगर आप इस तरह मुअम्मों में बात करती रहेंगी तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं किसी को ये बावर कराना चाहती हूँ कि मुझे कैंसर है और मेरी ज़िंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। देखें, मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ मैं इलाज करने के लिए हूँ, किसी को खौमाखा बीमार करने के लिए नहीं। मैं समझती थी कि आप इस मामले में मेरा साथ देंगे। जब तक ये मालूम ना हो कि मामला क्या है, इस वक्त तक मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूँ? मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई, जैसे फैसला न कर पा रही हो कि मुझे इस राज में शामिल किया जाए या नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं कुछ खानदानी मामलात में उलझ गई हूँ। मैं एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हूँ और उनकी मौत के बाद वो सब कुछ मेरे पास आ गया है कि उसके बाद मेरी शादी भी एक करोड़पति से ही हो गई है। कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया और मैं बेवा हो गई। अब मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं तरस गई हूँ कि किसी का खुलूस भरा हाथ मेरी तरफ बढ़े। आपकी ये कहानी तो मेरी समझ में आ गई है, मैंने कहा, लेकिन कैंसर वाली बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई। वो बात यह है कि एक नौजवान मेरी तरफ राग़िब होने लगा है। उसने बताया है वो एक मुहज़्ज़िब और कम उम्र शख्स है और वो मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद भी है। चले, ये तो अच्छी बात हुई ना फिर। आखिर क्यों डॉक्टर साहब, सोचे तो सही। वो मुझसे कम से कम 7-8 बरस छोटा होगा, फिर भी वो मुझे क्यों चाहता है? सिर्फ मेरी दौलत के लिए। अब तो समझ गए ना? जी हाँ, अब उसकी दिलचस्पी समझ में आ गई। और दूसरी तरफ मामला यह है कि मैं खुद भी उसे हासिल करना चाहती हूँ, उसने बताया। यूँ समझे कि शायद मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी की जितनी भी रह गई है, मैं उसकी मोहब्बत के साए में बसर करूँ और उसकी ग़ुर्बत के एक-एक लम्हे का फ़ायदा उठाऊँ। माफ़ कीजिएगा कि मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, लेकिन एक तो आप डॉक्टर हैं और दूसरी बात यह है कि आप ही ने सब कुछ जान लेने की ख्वाहिश की थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये तो समझ में आ गया है, लेकिन वो कैंसर वाली बात अभी तक समझ में नहीं आ सकी। कोई तो ऐसा लालच हो जो उसे मुझसे बांध कर रखे, उसने कहा। तो आप क्या समझती हैं कि कैंसर का झूठा मर्ज उसे आपसे वाबस्ता करके रख सकेगा? मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि उसे यकीन होगा कि मैं कुछ दिनों बाद में मेरी मौत यकीनी है, उसने कहा, और मेरी मौत के बाद मेरी सारी दौलत उसकी हो जाएगी। इसलिए वो मुझसे वाबस्ता रहेगा, मुझसे मोहब्बत करता रहेगा या मोहब्बत का नाटक ही करता रहेगा, लेकिन मेरी तसल्ली और इत्मीनान के लिए यही बहुत होगा। मेरी पेशेवराना ज़िंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं आया था।
اب آپ بتائیں آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں، اس نے پوچھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دوں۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں نا، یہ بھی تو ایک طرح کا علاج ہے، اس نے کہا۔ آپ مسیحائی کر رہے ہیں، ایک تنہا اور اداس عورت کی زندگی میں آپ کی تھوڑی سی غلط بیانی سے خوشیوں کے رنگ بھر جائیں گے، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی آپ پر کوئی آنچ آئے گی، اسی لیے آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ میرا ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال کچھ دیر کی بحث کے بعد میں نے اس کی بات مان لی، اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر وزٹ پر منہ مانگی فیس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے مان لینے کے بعد وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ ہاں، اب فیاض ہر صورت میں میری طرف آئے گا، کیونکہ وہ ایک لالچی اور خود غرض انسان ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے، وہ میری مجبوری بن گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کا، جس کا نام صوفیہ تھا، باقاعدہ مصنوعی علاج شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسی بیماری کا علاج تھا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن اس ناٹک کو سچ دکھانے کے لیے صوفیہ کو ان مراحل سے گزرنا پڑا جن مراحل سے کینسر کے مریض گزرا کرتے ہیں، یعنی ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ۔ ڈھیروں دوائیں تجویز کر دی گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان دواؤں کو استعمال کرنے کی بجائے پھینک دینا تھا۔ مہینے میں 2 دفعہ اسے میرے پاس آنا تھا، کچھ دیر بیٹھنا تھا اور واپس چلے جانا تھا۔ 15 دن کے بعد جب وہ دوسرے وزٹ پر آئی تو اس نے کہا، دیکھ لیا نا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا تھا نا، یہ مرد ہوتے ہی دولت کے بھوکے ہیں۔ فیاض نے مجھ سے شادی کرنے کی بات کی ہے۔ مبارک ہو، آپ کا تو اب مقصد پورا ہو گیا ہے، آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ ہاں، اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، اور چند مہینوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اس لیے اس نے اپنے طور پر میرے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ کس قسم کی قربانی ہے۔ ایک دن ایک خوبصورت دراز قامت شخص میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، میں نے اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنی وائف کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ وہ آپ کی مریضہ ہے، صوفیہ نام ہے ان کا۔ اوہ! اب اس شخص میں میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ پھر تو آپ یقیناً فیاض ہوں گے۔ جی ہاں، اس نے گردن ہلا دی۔ میں ان کی کنڈیشن معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ صوفیہ کے خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ اس شخص کو یہ بات جاننے میں دلچسپی تھی کہ صوفیہ کی زندگی کب تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ اپنی وائف کو جتنی خوشیاں دے سکتے ہیں دے لیں، میں نے کہا۔ وہ کینسر کی مریضہ ہیں، ان کی زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ اوہ! اس نے اداس ہو کر گردن جھکا لی۔ میں اس شخص کی اداکاری پر دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اسے صوفیہ سے بے پناہ محبت ہو اور اس کے غم میں نڈھال ہوا جا رہا ہو۔ اس نے یقیناً صوفیہ سے اس کی دولت کے لیے شادی کی ہوگی، کیونکہ اس میں اور صوفیہ میں بہت فرق تھا۔ بہت کامیاب پلاننگ تھی اس شخص کی۔ اگر صوفیہ واقعی کینسر کی مریضہ ہوتی اور چند مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری دولت اس کے پاس چلی جاتی، اور اب وہ شخص اسی امید پر میرے پاس معلومات حاصل کرنے چلا آیا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک ذاتی سا سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ کیا آپ کو شادی سے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ہونے والی بیوی کو کینسر ہے، وہ کینسر کی مریضہ ہیں اور ان کی زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں؟ ہاں، میں جانتا تھا، اس نے کہا۔ ہماری ملاقات کلب میں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی تنہائی کو محسوس کیا اور پھر ہمارے درمیان دوستی ہوتی چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن پھر بھی وہ خالی ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ایک مخلص ساتھی کی قربت سے ناآشنا ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے، جو اس کے قریب آئے اور اس کے دکھوں کو محسوس کرے۔ مجھے واقعی اس سے ہمدردی ہوتی چلی گئی، اور ہمدردی دوستی میں بدل گئی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے کینسر ہے۔ تو پھر یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بہت دنوں تک یہ بات مجھ سے چھپاتی رہی اور آپ کے پاس علاج کے لیے آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ بولتے بولتے رک جاتی تھی، پھر میرے بہت اصرار کرنے پر اس نے مجھے بتا دیا، اور اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اس عورت کو تھوڑے دنوں کی بہت سی خوشیاں دے دی جائیں، کم از کم مرتے وقت اسے یہ سکون ہو کہ اس کے سرہانے کوئی موجود تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر آپ نے ان سے شادی کر لی؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، پھر میں نے شادی کر لی۔ اب اس کی خیریت کی طرف سے بے چین ہوں۔ میں آپ سے یہی معلوم کرنے آیا ہوں کہ اب اس کی کیا کنڈیشن ہے۔
मैं हैरान होकर उस शख्स की तरफ देखता रह गया। दौलत भी क्या चीज़ होती है, इंसान उसके हुसूल के लिए कैसे कैसे नाटक करता है और अपने आप को किस हद तक गिरा लेता है। सूफिया ने ठीक ही कहा था कि ये शख्स उसकी दौलत के लालच में उसके साथ वाबस्ता रहेगा और वक्त यूं ही गुजरता चला जाएगा। उस वक्त मैं ये भी सोच रहा था कि अगर इस शख्स को मालूम हो जाए कि सूफिया ने उसके साथ धोखा किया है या गलत बयानी की है, तो फिर इसका क्या हाल होगा और क्या रद्द अमल होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसके रद्द अमल उसी तरह के हो सकते थे कि या तो वो सूफिया को छोड़ देगा या जैसे तैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा और उसकी दौलत पर ऐश करता रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी बहाने सूफिया की कहानी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ऐसे हज़ारों वाक़यात मैंने सुन रखे थे और कई ऐसी कहानियाँ पढ़ रखी थी। इसका मतलब ये था कि सूफिया की ज़िंदगी हर लम्हे खतरे में थी। उस औरत ने अपनी खुशियों के हुसूल के लिए एक अहमकाना सौदा किया था। डॉक्टर साहब, आप खामोश क्यों हो गए? उस शख्स की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुझे बताए तो सही, जो कुछ आपने सुना वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने कहा। उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने ये ज़ुमाइनी बात कह दी थी, क्योंकि वैसे भी किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ओह! वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया और कुछ देर बाद इजाज़त लेकर चला गया। अगली बार जब सूफिया मेरे पास आई तो मैंने उसे उसके शौहर के बारे में बता दिया। मैं जानती थी डॉक्टर साहब कि वो तस्दीक करने के लिए ज़रूर आएगा। सूफिया ने कहा, खुदा की पनाह, इंसान के कैसे-कैसे रूप सामने आने लगे हैं और ये सारे रूप दौलत के हैं। काश मेरे पास इतनी दौलत न होती। वाक़ई ये दौलत का जहाँ है, एक तरफ सुकून और एक तरफ इत्मीनान देती है, वहीं परेशानियाँ भी पैदा कर देती है। बहरहाल अब तो ये नाटक यूं ही चलता रहेगा डॉक्टर साहब। अब देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होता है। और उस नाटक का जो अंजाम हुआ वो इंतहाई चौंका देने वाला था। मेरे अंदाजे के बिल्कुल बरअक्स। इस गुफ्तगू के बाद सूफिया 4-5 महीनों तक मेरे पास नहीं आ सकी। ना जाने क्या हुआ था। शायद उसका भेद खुल गया था या उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया था। वो असल में मेरी मरीज़ा नहीं थी, बल्कि नकली मरीज़ा थी। इसलिए मैंने भी उसे फ़ोन नहीं किया, हालांकि उसका नंबर मेरे पास मौजूद था। यह उसका ज़ाती मामला था, इसलिए मैंने किसी किस्म की मुदाखलत अच्छी नहीं समझी। लेकिन एक दिन सुफिया आ गई। खुदा की पनाह, कल में और आज में कितना फ़र्क था। अब वो वाकई कैंसर की मरीज़ा दिखाई दे रही थी। उसकी रंगत फीकी पड़ गई थी, आंखों के गिर्द हल्के थे और बहुत ही थकी-थकी और निढाल-निढाल सी दिखाई दे रही थी। अरे! ये आपको क्या हो गया? मैंने परेशान होकर उससे पूछा। जब अंदाज़े गलत हो जाएँ और कहानी एक अलमनाक अंजाम तक पहुँच जाए तो फिर ऐसा ही होता है। प्लीज़ बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर साहब, कैंसर की मरीज़ा मैं नहीं बल्कि खुद फैयाज़ था, उसने बताया। क्या? मैं सकते में रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, वो रोने लगी। उसको जब ये मालूम हुआ कि मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ तो उसने मुझे खुशियाँ देने के लिए मुझसे शादी कर ली और मुझसे उसने ये बात छुपा ली कि वो खुद मौत और ज़िंदगी की दहलीज पर खड़ा है। उसे अपना अंजाम मालूम था, उसके बावजूद वो सिर्फ मेरी खुशियों के लिए मुझसे करीब होता चला गया। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था और वो आंसुओं के दरमियान अपनी कहानी सुना रही थी। ये राज मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब वो बिस्तर मर्ग पर था। उस वक्त उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, सूफिया, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं तो अपना अंजाम अच्छी तरह जानता था। मैंने जब तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे तुम्हारी तन्हाइयों का ध्यान आया। फिर मैंने अपने मर्ज को छुपाते हुए तुमसे इसलिए शादी की कि जब तक मेरी ज़िंदगी है उस वक्त तक तो तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाना था। और हाँ डॉक्टर साहब, उसे ये भी मालूम था कि मुझे कैंसर नहीं है और मैंने उससे गलत बयानी की है। क्या? जी हाँ, और कितना बड़ा ज़र्फ़ था उस आदमी का कि उसने कभी ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उस इंसान को क्या समझा था और वो क्या निकला। उसके जाने के बाद मैं वाक़ई बहुत तन्हा हो गई हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा डॉक्टर साहब, कोई भी नहीं। सोफ़िया तो चली गई, लेकिन मैं आज तक उसकी कहानी को फ़रामोश नहीं कर पाया। प्रैक्टिस के दौरान शायद ये पहला और आखिरी वाक़या था जिसने इंसानी कदरों पर मेरे यकीन को और भी मज़बूत कर दिया था। बस इतनी थी कहानी। देखा, जैसे हमको लोग नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। हम गलतफ़हमी में बहुत गलत फ़ैसले कर लेते हैं। इसीलिए जहाँ सच्ची मोहब्बत मिले उनकी कद्र करें।
اور کوئی بہانہ نہ بنائے۔ چلیں ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ دل کو چھو لینے والی کہانی تھی یہ بھی، چھوٹی سی ہے لیکن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، تو آپ لوگ سنیے، لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریے۔ چلیے اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔